अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री बुक 1 का यूनिट नंबर 3 करेंगे, एंशिएंट इजिप्ट, और इसका आज हम पार्ट 2 करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिएगा। यहाँ आज हमारा टॉपिक है हाउ डिड द रिवर नाइल शेप द एंशिएंट इजिप्ट। किस तरह रिवर नाइल ने शेप दी एंशिएंट इजिप्ट को। 5000 साल पहले बहुत सारी सोसाइटीज़ डेवलप हो रही थी, जिनमें रिवर इंडस, जहाँ आज पाकिस्तान मौजूद है, वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ग्रो कर रही थी। इसके अलावा टिग्रिस और यूफ्रेट्स जहाँ आज इराक मौजूद है, और येलो रिवर जहाँ आज चाइना मौजूद है, यहाँ पे ही पुरानी सोसाइटीज़ हुआ करती थी। बिल्कुल इसी तरह रिवर नाइल के पास भी मुख्तलिफ सोसाइटीज़ थी जो बाद में एक हो गई, जिन्हें एक बादशाह रूल करने लगा जिसे फ़िरौन कहते थे। यानी छोटी छोटी जगहों पर सिविलाइजेशंस और सिटीज़ बनते जा रहे थे, फिर बाद में ये यूनाइट हो गए, और यूनाइट होकर उसमें जो एक ही किंग रूल करने लगा जिसे फ़िरौरा यानी फ़िरौन कहते थे, और उस जगह को इजिप्ट कहा जाता है आज। ठीक है, 30 सदियों तक 26 हुकूमतें यहाँ पर आई, और ये सिलसिला चलता रहा जब तक कि अलेक्जेंडर ने 320 BC में यहाँ पर कब्ज़ा नहीं कर लिया। दरियाई नील की वजह से ये लोग डेवलप कर रहे थे और तरक्की कर रहे थे। ये दरिया जो था वो 6000 किलोमीटर लंबा था, जो सूडान से शुरू होकर मेडिटेरियन सी में जाकर ख़त्म होता था। यहाँ लोग सालाना सैलाबी पानी का इंतज़ार करते थे ताकि उनकी ब्लैक ज़मीन पर अनाज उगाया जा सके। ब्लैक ज़मीन जो है वो दरिया के बिल्कुल करीब थी। जब दरिया के अंदर सैलाबी पानी आता था तो वो सैलाबी पानी ओवरफ्लो करके ब्लैक लैंड पे आ जाता था, जिसकी वजह से उनकी ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ हो जाती थी और वो वहाँ पर अनाज उगा पाते थे, और उस ज़मीन पर वो लोग जानवर भी पालते थे। एक और ज़मीन उनके पास थी जो रेड लैंड कहलाती थी, जो कि सहरा और बंजर टाइप ज़मीन थी, जहाँ वो लोग कबर तैयार करते थे। इसके अलावा वहाँ पर वो लोग पेपर, स्किन, कपड़ा और चमड़ा भी तैयार करते थे, जो कबर बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। पहली इजिप्शियन डायनेस्टी बहुत अच्छे से मैनेज हो रही थी, क्योंकि इस दौरान पहला पिरामिड गिज़ा में बनाया गया, जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी 19वीं सेंचुरी के एंड तक, क्योंकि 19वीं सेंचुरी के एंड में एफिल टावर बना, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग करार पाई। पिरामिड के करीब जो है वो क्या बना हुआ है, पिरामिड के करीब किंग की कब्र है, और वो तकरीबन 140 मीटर ऊंची है और 200 मीटर लंबी है, और इसकी साइड वाली जगह इतनी है कि जैसे 2 फुटबॉल पिचेस की जगह होती है, उससे भी ज़्यादा वहाँ पर जगह मौजूद है। इजिप्शियंस की मैथमेटिक्स में हुनरमंदी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि उन्होंने पिरामिड को जो बनाया था तो उसकी बेस को कैलकुलेशन यानी क्यूबिक की कैलकुलेशन के हिसाब से तैयार किया था, यानी उसका साइज़ बिल्कुल मेंटेन रखा था उन्होंने। एक कैलकुलेशन के हिसाब से उसे काटा गया था, उसके जो स्टोन से उन्हें। इसके अलावा वो साइंटिफिक थिंकिंग में भी महारत रखते थे, क्योंकि वो सितारों की हरकत पर गौर कर रहे थे। जब उन्होंने पिरामिड तैयार किया था तो उन्होंने पिरामिड को इस तरह से बनाया कि उसकी डायरेक्शन चारों तरफ थी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और ऊपर की नोक जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ जाती थी, जहाँ सितारे जो है वो स्टैटिक रहते हैं, यानी फिक्स रहते हैं, हिलते नहीं हैं। उन्हें ये शायद ये बात मालूम थी, ठीक है, और वो साथ साथ ये भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन से सितारे वक्त के साथ साथ हरकत करते हैं। ये नोक उन्होंने इसलिए बनाई थी ताकि सूरज की रोशनी जो है इस पर पड़े, और इस जो किंग है जो मरता है उसको आगे की ज़िंदगी में जब वो जाए तो उसको रोशनी और रास्ता नज़र आए। इस पिरामिड को तैयार करने में तकरीबन उन्हें 30 साल लगे, जिस पर 5000 मज़दूरों ने मुस्तकिल काम किया। इसके अलावा 20,000 मज़दूर उस साल में अपनी बारी पर यहाँ काम के लिए आया करते थे। पत्थरों पर उन्होंने कॉपर, चेज़ल और पत्थर के हथौड़ों से नक्श निगारी बनाई। ये बड़े पत्थर उन्होंने रैम की मदद से उठाए थे, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर उठाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने रैम की मदद ली थी, और इनको सही पोजीशन पर रखने के लिए उन्हें लाइन प्लम भी बनाई थी, ताकि वो सीधे रहें, स्ट्रेट रहें, यानी वो फिक्स होकर रहें, ये ना हो कि टेढ़े मेढ़े लगे, जो कि इनकी हुनरमंदी का मुंह बोलता सबूत है। इसके अलावा उसमें इन्होंने चमक के लिए लाइमस्टोन का भी इस्तेमाल किया था, ताकि सूरज की रोशनी इन पर जब पड़े तो वो चमके। अब यहाँ पर बात हो रही है हाउ इज़ एंशिएंट इजिप्शियन हिस्ट्री डिवाइडेड अप। एंशिएंट हिस्ट्री को कितने अदवार में तकसीम किया गया, तो 3 हिस्सों में उन्हें तकसीम किया गया। जो पहला पीरियड था वो ओल्ड किंगडम कहलाता है, और इसमें 3rd डायनेस्टी से लेकर 6th डायनेस्टी के बारे में बात होती है। ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट रीच अंडर हिट्स हाइट्स अंडर द 4th डायनेस्टी। 3rd से लेकर 4th डायनेस्टी तक जो है वो इजिप्शियंस ने ग्रोथ दिखाई थी, और उसमें उन्होंने पिरामिड बना लिया था जो कि गिज़ा में मौजूद है। इसके अलावा स्फिनिक्स का स्टैचू भी उन्होंने तैयार कर लिया था।
फिफ्थ डायनेस्टी में क्या होता है कि वो लोग ट्रेड करते हैं और बहुत पैसा मिलता है इजिप्शियंस को, और इजिप्शियंस जो है बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं थ्रू शिप्स, और ब्लैक वुड जिसमें आइवरी यानी जो एलिफेंट के दांत शामिल हैं, इंसेंस और मेटल जिसमें गोल्ड और कॉपर वगैरह शामिल हैं, और उन्होंने लेबनान में भी सफ़र किया था। इसके अलावा वो कहाँ गए थे, किंगडम ऑफ पंत यानी सोमालिया भी गए थे, जहाँ सोमालिया मौजूद है वहाँ भी वो लोग गए थे। सिक्स डायनेस्टी में ओल्ड किंगडम जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी, क्योंकि वहाँ पर सिविल वॉर्स छिड़ गई थी यानी जंगें छिड़ गई थी, और कहत पड़ गया था, और तूफ़ान वगैरह आ गए थे यानी सैलाब वगैरह या तूफ़ान जो भी वो आ गए थे, जिसकी वजह से सिक्स डायनेस्टी में इजिप्शियंस जो है वो कोलैप्स कर गए थे। जो सेकंड पीरियड है उसे मिडल किंगडम कहा जाता है, और मिडल किंगडम में इजिप्शियंस का 11 से लेके 12 डायनेस्टीज़ आती हैं, और यहाँ पर थेबिस जो कि एक सिटी है वो बहुत पावरफुल इजिप्शियंस का सिटी स्टेट था, और इसे रूल कौन कर रहा था, मेनुस्टोव टू जो कि 39 ईयर्स का था, वो यहाँ का किंग था थेबिस का, और वो कामयाब हो गया था दोबारा से सारे इजिप्शियन स्टेट को एक करने में, और वहाँ पे एक रूलिंग पार्ट बन गई थी, यानी वापस ये लिए उसने इन सब स्टेट्स को कंबाइन कर लिया था, यूनाइट कर लिया था, और फिर से जो है उसे एक हुक्मरान या एक किंग रूल करने लगा था। मेंटू हॉटप टू उसने भी मुहिम जो ही की थी, और उसने कोशिश की थी कि इजिप्शियंस का कंट्रोल नोबिया पे आ जाए। किंग सुनरेस्ट 3 ने भी 12 डायनेस्टी के अंदर कैंपेन्स चलाई थी नोबिया में, और इनकरेज किया था कि वहाँ पर जाकर माइनिंग की जाए और नेचुरल रिसोर्सेज को सिनाई डेजर्ट में से निकाला जाए। जब 12 डायनेस्टी का एंड होता है तो इजिप्शियंस वापस से डिक्लाइन का शिकार होते हैं, क्योंकि उनमें वापस उनके स्टेट्स में क्या हो जाती है, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, डिसयूनिटी कायम हो जाती है। अब हम बात करते हैं थर्ड पीरियड के बारे में, जो कि द न्यू किंगडम ऑफ इजिप्ट कहलाता है। ठीक है, इसमें 18, 19 और 20 डायनेस्टीज़ आई थी। ठीक है, 18 डायनेस्टी में टूटू खामा आया था, जो कि एक बच्चा था, इतना बड़ा यंग नहीं था, वो हुकूमत कर रहा था। तब इजिप्शियन आर्मी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और वो लोग कहाँ दाखिल हो गए थे, एशिया तक में अपनी हुक्मरानी कायम करने में कामयाब हो गए थे। 19th सेंचुरी में इजिप्शियन का स्टेटस बहुत अच्छा था, उनकी मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। 20 डायनेस्टी में वो लोग कामयाब हो गए थे, जो हॉस्टाइल इन्वेडर्स थे उनको बाहर निकाल किया उन्होंने, जो उनके मुल्क में दाखिल हुए थे, जो उनके स्टेट्स में दाखिल हुए थे, उन्होंने बाहर भगा दिया। लेकिन बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने की वजह से, बहुत ज़्यादा वॉर करने की वजह से उनका पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया इन वॉर्स में। और जब न्यू डायनेस्टी का पीरियड जो ख़त्म होता है, यानी इस जो 20 डायनेस्टी का पीरियड जब ख़त्म हो रहा होता है, ओवर हो रहा होता है, तो इस पर इजिप्ट पे कौन कब्जा कर लेता है, पर्शियन। उसके बाद इजिप्ट पे ग्रीक कब्जा करते हैं, और आखिर में रोमन्स भी आके यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। बारी बारी इस तरह से इजिप्ट पे कब्जा होता रहता है, लेकिन इसके बाद 20 सेंचुरी के बाद दोबारा इजिप्ट आज़ाद नहीं हो सका। अब हम बात करते हैं हु वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट इजिप्शियंस फरोरा। उनमें जो है पावरफुल सबसे ज़्यादा पावरफुल फ़िरौन कौन सा गुजरा है, हुक्मरान कौन सा गुजरा था इजिप्शियन से, पूरी डायनेस्टीज़ में जितनी भी 30 डायनेस्टीज़ गुजरी थी उनमें क्या क्या हुआ था। ठीक है, कह रहे थे कि इजिप्शियन जो एक एंशियंट सिविलाइजेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल थे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड टाइम्स उन्होंने गुजारे, बहुत अच्छे वक्त भी गुजारे और बुरा वक्त भी उन्होंने गुजारा। इवन जब अच्छा वक्त चल रहा था तो वो लोग मेडिटेरियन सी से जो उन्होंने ट्रेडिंग भी की थी, और वो एशिया भी गए और अफ्रीका भी गए। और इवन इनको किस चीज़ का, बुराई वक्त का भी सामना करना पड़ा, जब फॉरेन इन्वेजन हुई, यानी लोग आके इनकी जगहों पे कब्जा करने लगे और इनकी आपस में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी, तब उन्होंने बहुत बुरा टाइम भी देखा। ये डिपेंड करता था कि इजिप्शियंस पे कौन रूल कर रहा है, रूलर कैसा आया हुआ है, और उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी कमज़ोरी क्या है, उसके हिसाब से इनके साथ ऐसा कुछ होता रहा। यानी कुछ अच्छा टाइम इन्होंने गुजारा तो कुछ बुरा टाइम इन्होंने गुजारा। अब नीचे किंग्स की बात हो रही है। किंग मैनीस और नरमार जो है वो माना जाता है स्ट्रॉन्ग लीडर माना जाता है, स्ट्रॉन्ग फिरौन लीडर माना जाता है, क्योंकि उसने अपर और लोअर इजिप्ट को एक किंगडम में कन्वर्ट किया था, ये वो यूनाइट कर पाया था। किंग कोफू ने जो है वो पिरामिड बनाया था गीज़ा में, जबकि हेटशीपुट ने जो है वो क्या कहता, वो हेटशीपुट जो है वो फीमेल फिरौरा थी, यानी औरत जो है वो हुकूमत कर रही थी, और ये वाहिद औरत थी जिसने इजिप्ट पे हुकूमत की थी। अच्छा, अखहेनेटन जो है वो क्या था, उसने चेंज करी थी, उसको कोशिश कर रहा था कि वो चेंज कर दे इजिप्शियंस के बिलीव्स को, जो इबादत का उनका तरीका है, जिसकी वजह से पावरफुल पुजारी थे, जो पावरफुल मजहबी स्कॉलर्स थे, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर। और यहाँ पे नीचे बस लास्ट में बात हो रही है, जो पावरफुल मिलिट्री लीडर था उसका नाम रमीस टू हो सकता है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।